ये आपका संपादकीय पाठ है, आज का एडिटोरियल है। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है, तो ये जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। मतदाताओं की उदासीनता के कारण आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं और उसमें कम वोट परसेंट पड़ रहा है, कम लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। जो कारण है, जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए, 18वीं लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं लोकसभा में 543 सीटें हैं और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र कितनी 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप लोग बताइए, पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, कब इसे घटाकर 18 साल किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत? तो लोकसभा चुनाव अब समापन की ओर है, मगर इसे लेकर संतोष से ज्यादा चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग चिंतित है कि मतदाताओं को प्रेरित करने की कवायद के बावजूद मतदान में कमी क्यों? और चुनाव से ही सत्ता बनती बिगड़ती है। इसलिए राजनीतिक दल और नेता चिंतित हैं कि कम मतदान किस पर भारी पड़ेगा। दोनों के लिए ही कम मतदान का ठिकरा मौसम पर फोड़ना सुविधाजनक है। बेशर्मी, बेशक गर्मी तो है, पर आप देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव भी कमोबेश ऐसे ही मौसम में हुए थे और जब संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड 66.44% मतदान हुआ था। स्थितियों की मांग है कि सहज सुलभ वाहनों के बजाय वास्तविक कारणों की पड़ताल की जाए। और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय भी आयोग को पता होता है कि मई जून में गर्मी चरम पर होती है। फिर मतदान 7 चरणों तक क्यों खींचा जाता है? मतदान केंद्रों की दूरी कम क्यों नहीं रखी जाती है? पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सभी केंद्रों पर सुनिश्चित क्यों नहीं हुई हैं? और मतदाता सूचियां त्रुटि रहित क्यों नहीं? और ग्रामीण मतदाताओं के लिए यह बड़ी समस्या है। मतदाता केंद्रों के बाहर पहचान पत्र की जांच के नाम पर सुरक्षाकर्मी परेशान करते हैं? माना माना कि मतदान मतदाताओं का अधिकार और आप देखेंगे कर्तव्य है, पर यह उनकी परीक्षा नहीं, चुनाव परीक्षा है और आयोग के प्रबंधन और राजनीतिक दलों की गतिविधियों की जिसमें मतदाता उनके परीक्षक होते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की चिंता अपने समर्थकों द्वारा आधिकारिक मतदान के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित करने तक सीमित है और कुल मतदान प्रतिशत में कमी के असर की आशंका से उन पर मानसिक दबाव तो पड़ता है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के हित में मतदान का प्रतिशत बढ़े वे वैसा प्रयास करते नहीं देखते। अमूमन ज्यादा मतदान को सत्ता विरोधी लहर और कम मतदान को यथास्थिति का संकेत मान लिया जाता है, लेकिन अतीत के परिणाम इस पर एकमत नहीं है। कम मतदान के बावजूद सत्ता परिवर्तन हुए हैं, तो ज्यादा मतदान के बाद भी यथास्थिति बरकरार रही। 1998 में जब मतदान 4% बढ़ा तो लोकसभा में भाजपा की सीटें बढ़कर 182 पर हो गई और लेकिन अगले साल चुनाव में मतदान में 1% की कमी के बावजूद वह काफी सीटें बरकरार रखने में सफल रही है। 2004 में मतदान 1.2% कम हुआ, फिर भी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार विदा हो गई और जबकि ओपिनियन पोल उनकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। तब मतदान का औसत तो 58.7% रहा, लेकिन यूपी, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में वह 50% से नीचे चला गया, जबकि पहली बार देश भर में ईवीएम से चुनाव कराए गए थे। 2014 में सर्वाधिक 66.44% मतदान हुआ, जो उससे पिछले लोकसभा चुनाव से 7% ज्यादा था। 3 दशक बाद किसी एक दल के रूप में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। भाजपा ने बहुमत से भी 10 अधिक यानी कि 282 सीटें जीती। 2019 में मतदान 1.7% बढ़ा और भाजपा की सीटें भी बढ़कर 303 हो गई। कम या फिर ज्यादा मतदान प्रतिशत से चुनाव परिणाम पर पड़ने वाले असर के स्पष्ट निष्कर्ष को लेकर भ्रम के बावजूद मतदाताओं में कम या फिर ज्यादा उत्साह के कारण समझने की कोशिश की जा सकती है। 1996 के चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद वाजपेयी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार मात्र 13 दिन चल पाई, क्योंकि समता पार्टी जैसे अपवादों के अलावा राजनीतिक अस्पष्टता के चलते अन्य दल समर्थन देने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस के बाहरी समर्थन से एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व बनी संयुक्त मोर्चा सरकार कुछ ही महीनों में की मेहमान साबित हुई और संभव है कि उसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा हो।
जो अधिक मतदान प्रतिशत में नजर आता आया और जिसका लाभ भाजपा को 1998 और 1999 के चुनाव में मिला। इसी तरह 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीति सापरक सरकार न सिर्फ नीतिगत जड़ता की शिकार नजर आई, बल्कि उसमें कई बड़े घोटाले भी उजागर हुए। इसके बाद हुए चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत और भाजपा की सीटें बढ़ी, क्योंकि पुलवामा और बालाकोट जैसे कोर्ट से उपजा राष्ट्रवाद का तत्कालिक मुद्दा एक बड़ा कारक बना। बेशक भाजपा के पास विशाल संगठन के साथ ही उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही सहयोग और शक्ति मिलती है, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी भारी जीत सबसे निर्णायक कारक स्वयं नरेंद्र मोदी है। और अभी भी आप देखेंगे कि कहते हैं कि ऐसे कई 400 से ज्यादा सांसद हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य उनके चुनाव लड़ रहे हैं जो मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें अगर आप देखें अपने दम पर वो चुनाव हार जाएंगे। उन्हें गाली देते हैं लोग, लेकिन आप देखते हैं कि मोदी जी को जिताने के लिए लोग वोट दे देते हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और ये सहयोगी माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और आप देखेंगे नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पहले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में वैसा उत्साह नजर नहीं आ रहा है तो किसी कारण विशेष की अनुपस्थिति और राजनीतिक व्यवस्था की बिगड़ती छवि में भी खोजने होंगे। तभी हमें मतदाता की उदासीनता का मर्म समझ पाएगा। हमें कुछ सवालों के जवाब तलाशने होंगे, जैसे वोट वालों से वादों और नोट वालों की चिंता करने वाली राजनीति बड़ी संख्या में नेताओं की खानदानी पेशा क्यों बन रही है? क्या धनबल और बाहुबल ने चुनाव प्रक्रिया को सत्ता का तिकड़मी खेल नहीं बना दिया? क्या आम आदमी इतने महंगे चुनाव लड़ने की सोच भी सकता है? प्रत्याशी के चयन का अधिकार क्या है? जनता के मुद्दे दल के चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बनते? कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, किंतु जाति जनगणना की याद अब आ रही है। 80 करोड़ गरीबों को हर माह 5 किलो राशन मुफ्त देने पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस चौथे चरण के बाद खुद 10 किलो राशन मुफ्त देने का वादा कर रही है। बेरोजगारी और महंगाई कम करने का ब्लूप्रिंट पेश करने के बजाय प्रचार अरबपति आरक्षण और संविधान के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? और अब देखिए भाजपा 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगने के बजाय पाकिस्तान मंगलसूत्र और शहजादी का सहारा क्यों ले रही है? पाकिस्तान चूड़ियां पहने या फिर कंगन, आम भारतीय का जीवन स्तर उससे कैसे बेहतर हो सकता है? खुद मतदाता का मूड भांपने में भ्रमित हैं या फिर मतदान के बीच मुद्दे बदलकर उसे भरमाने की कोशिश कर रहे हैं? लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका नाम है राजकुमार सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? और देखिए कम वोट परसेंट पड़ने के कई और कारण हैं। जैसे आप देखिए बहुत सारे लोग काम की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से बाहर रहते हैं, तो वो आप देखते हैं वोट डालने घर नहीं जा पाते हैं, जाते भी नहीं है। और एक वो जागरूकता भी नहीं है, उन्हें लगता है अरे हमारे वोट से क्या हो रहा है, वो भी सबसे बड़ा कारण है। कब खत्म होगी अंकों की अंधी दौड़? तो बीते दिनों आप देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं और अब परसेंट देखा जा रहा होगा, हमारे बच्चे कितने नंबर, हमारे बच्चे कितने नंबर हैं। यही आजकल आप देख रहे हैं। तमाम बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आते ही इंटरनेट, मीडिया से लेकर आस पड़ोस तक कहीं बधाइयों का तंगा लगा होता है तो कहीं शोक का सन्नाटा पसरा होता है। कोई ठहर कर यह सोचने को तैयार नहीं है कि कोई भी परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं होती है और न कि किसी एक परीक्षा के परिणाम पर सब कुछ निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए आप, अगर आप देखिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। अब आप खुद सोच के देखिए, वो तो आप देखिए पायलट बनना चाह रहे थे, फेल हो जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि राष्ट्रपति बनते हैं, मिसाइल मैन के नाम से आप लोग जानते हैं। तो आप देखें जीवन अवसर देता है और बहुधा बार बार देता है। अंततः ज्ञान और प्रतिभा ही मायने रखती है और इन्हीं पर जीवन की स्थायी सफलता असफलता निर्भर करती है। समाज में प्रायः ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कम अंक लाने या प्रतियोगी परीक्षा में मिली प्रारंभिक विफलता के बाद भी धैर्य और निरंतरता के साथ किए गए परिश्रम अत्यंत फलदायी सिद्ध होते हैं। फिर भी ऐसे तमाम दृष्टांतों के बावजूद बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में एक और गुम होता बचपन दिखाई देता है। और तो दूसरी ओर आप देखिए एन कैन पिकारेण पास होने और अधिक से अधिक अंक बटोरने का असीम उतावलापन भी दिखता है। सवाल है कि क्या कागज के एक टुकड़े पर भर से किसी के ज्ञान या व्यक्तित्व का समग्र और सतत आकलन मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या
क्या किसी एक परीक्षा की सफलता असफलता पर भी भविष्य की सारी सफलताएं योजनाएं निर्भर किया करती हैं? जीवन की वास्तविक परीक्षाओं में ये परीक्षाएं कितनी सहायक हैं? इन्हें जाने बेचारे बिना अंकों के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अधिक प्राप्तांक एवं प्रतिशत को ही सफलता में एकमात्र कसौटी बनाने मानने से सामाजिकता, संवेदनशीलता, सरोकार, धर्मिता, रचनात्मक जैसे गुणों और मूल्यों की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक कम है और लेकिन वह नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक व्यवहारिक कसौटियों पर खरा उतरता हो, तो क्या ये सब उसकी योग्यता के मापदंड नहीं होने चाहिए? क्या उसकी संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता, सेवा एवं सहयोग की भावना, प्रकृति, परिवेश और स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के प्रति सजगता आदि का आकलन नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन आज के समय में नहीं किया जा रहा है। देखिए, आप कितने अच्छे इंसान हैं वो नहीं मायने रखता है। पिछले 100 वर्षों की महानतम मानवीय उपलब्धियों पर यदि नजर डालें तो मानवता को दिशा देने वाले बड़े कारनामे करने वाले विद्यार्थी परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लाने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो तत्कालीन शिक्षण तंत्र की दृष्टि में कमजोर या फिसड्डी थे। हाँ, समाज को लेकर उनका ज्ञान विशद और दृष्टिकोण व्यापक अवस्था था। अंकों की अंधी दौड़ का हिस्सा बनने से उचित क्या यह नहीं होता है कि हम इस पर गंभीर चिंतन और व्यापक विमर्श करते हैं कि क्यों हमारे शिक्षण संस्थान वैश्विक मानकों और एवं गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं? क्या हमारे शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालय में मौलिक शोध एवं वैज्ञानिक व्यवहारिक के दृष्टिकोण का अभाव परिलक्षित होता है? क्या हमारे शिक्षण संस्थान अभिनव प्रयोगों, नवोन्मेष पद्धति और विश्लेषण परक प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देते हैं? क्या हमारे शिक्षण संस्थान से निकले अधिकांश विद्यार्थी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बन पाते? क्यों उनमें कार्यानुकूल दक्षता और कुशलता की कमी देखने को मिलती है? क्यों वे साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों, विषमताओं और प्रतिकूलताओं का सामना नहीं कर पाते? अंकों की प्रतिस्पर्धा का ऐसा आत्मघाती दबाव दुखद है। इस दबाव में बच्चे सहयोगी बनने की अपेक्षा परस्पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। ऐसी अंधी प्रतिस्पर्धा कुछ के अह को तुष्ट कर उन्हें एकाकी और स्वार्थी बनाती है, तो कुछ को अंतरहीन कुंठा की गर्त में धकेलती है। और यह तथ्य है कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में व्यक्ति प्रकृति में सर्वत्र प्राप्त सहयोग, सामंजस्य और सौंदर्य की विस्मृत कर बैठता है। प्रतिस्पर्धा करते करते वह अपने घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति भी अक्सर प्रतिस्पर्धी भाव रखने लगता है। कई बार तो वह अपनों के प्रति भी कटु और कृतघ्न हो उठता है। और यह विडंबना नहीं है तो और क्या है कि हमें उसे बचपन से ही दूसरों को पछाड़ने की सीख दे रहे हैं, जबकि हमें साथ, सहयोग और सामंजस्य की सीख देना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, उससे कहीं अधिक जरूरी है यह समझना कि जीवन विरोधों का सामंजस्य तथा सहयोग एवं संतुलन की साधना है। अंकों की गला काट प्रतिस्पर्धा वाले इस दौर में सफलता के सब्ज बाग दिखाते और सपने बेचते कोचिंग संस्थान कोड में खाज का काम करते हैं। वे अभिभावक किससे सफलता का सौदा करते हैं। कई बार तो बहुतेरी अभिभावक अपने बच्चों की रुचि और क्षमता का विचार किए बिना अपने सपनों का बोझ आने जाने अनजाने उनके कोमल कंधों पर डालने की धूमिल कर बैठते हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे बच्चे तय नहीं करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। बहुत से माँ बाप तय कर रहे हैं कि उनका बेटा क्या बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या ये बनेगा वो बनेगा, दुनिया भर का। यदि वे सफल हुए तो ठीक, लेकिन अगर विफल हुए तो जीवन भर उस विफलता की गिलानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। समाज और स्वास्थ्य को संस्थाओं को सोचना होगा कि ये बच्चे या विद्यार्थी उत्पाद ना होकर जीते जागते मनुष्य हैं। मनुष्य का निर्माण स्नेह, समर्पण और त्याग, संयम और धैर्य, सहयोग और समझ एवं संवेदनाओं से ही संभव है। ध्यान रहे कि मनुष्य का मनुष्य हो जाना ही उसकी चरम उपलब्धि है। इसलिए आप अपनी संततियों की अंकों की अंतरहीन दौड़ में झोंकने के बजाय उनके समग्र, संतुलित और व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की बहुरंगी एवं बहुपक्षीय है और हर रंग एवं पक्ष का अपना सौंदर्य, महत्व और आनंद है। और हर रंग और पक्ष को हृदय से स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। ये भी याद रखिएगा। ये अब देखेंगे कि लेखक, शिक्षाविद, सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक, इनका नाम है पेड़ो कुमार, इनके द्वारा लिखा गया है। अब आप देखिए, बच्चे की रुचि है या नहीं है वो ध्यान नहीं रखते हैं और आप देखते हैं कि अंधी दौड़ में उन्हें भी शामिल कर देते हैं। सोच लिया करिएगा थोड़ा, ठीक है।
ये सीखने की प्रवृत्ति, यदि हमारे भीतर सीखने की ललक हो तो हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हर किसी से सीख सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। तो यदि यह ललक समाप्त हो जाए तो हमारे भीतर उदासीनता छा जाती है, हम कुछ भी नया सीखने या समझना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्वयं को इतना बुद्धिमान समझ बैठते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नया सीखने को शेष ही नहीं बचा। यह अहंकार है, हमारी सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है, जबकि जीवन का प्रत्येक पड़ाव हमें बहुत कुछ सिखाता है। पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी और कीट पतंगे आदि किसी से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। देखा जाए तो ये दुनिया एक पाठशाला है जो हमें यह हर पल कुछ ना कुछ सिखाने को आतुर है। हम घर के बाहर हों या फिर आप देखिए घर के भीतर, सुबह का समय हो या शाम का हो या फिर अर्धरात्रि ही क्यों ना हो, प्रकृति के हर पहर से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बस हमारे ज्ञान चक्षु खुले हों और हमारी ललक बनी हुई हो। स्वामी रामतीर्थ पढ़ने में अत्यंत कुशाग्र थे। उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। अधिकांश समय उनके हाथों में किताब रहा करती थी। वह घर से निकलते तो भी उनके हाथों में और झोले में किताबें रहती थी, और उनकी इस आदत की कुछ लोग प्रशंसा किया करते तो कुछ उपहास भी उड़ाते थे, मजाक। कुछ लोगों को यह महज के दिखावा लगता था। एक दिन वह सड़क पर पुस्तक पढ़ते हुए चले जा रहे थे। एक आदमी ने कहा कि यह पाठशाला नहीं है, राह चलते हुए तो किताबों को सही ठिकाने पर रखा करो। स्वामी रामतीर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सारा संसार ही मेरे लिए पाठशाला है। वह व्यक्ति से झुकाकर वहां से चला गया। वास्तव में हमारे सीखने की प्रवृत्ति स्वयं ही अपना मार्ग खोज लेती है। हम किसी भी परिस्थिति में सीखते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हमें हर अवस्था में सीखने की प्रवृत्ति को, अपनी ललक को जीवंत बनाए रखना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये महिला सांसद से मारपीट, अब आप देखिए काफी इस पर विवाद खड़ा हो रहा है। एक वीडियो भी अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। अब किसकी गलती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर आपत्तिता और मारपीट का मामला बेहद गंभीर है। यह कल्पना से परे है कि किसी महिला संसद सदस्य से मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह की घटना घट सकती है। लेकिन स्वाति मालीवाल की माने तो उनके साथ तब मारपीट की गई जब मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने आवास में उपस्थित थे। अभद्रता और मारपीट करने के आरोप केजरीवाल के निजी सचिव वैभव कुमार पर लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है और वह सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने के बजाय अरविंद केजरीवाल लखनऊ में वैभव कुमार के साथ नजर आए, और इससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ है तो यही कि वह वैभव कुमार के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते हैं। शायद यही कारण रहा कि स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। और आप देखें कि और इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह जांच सही तरह से होनी चाहिए ताकि स्वाति मालीवाल को न्याय मिलने के साथ ही उन कारणों का पता भी लग सके कि जिनके चलते उनके साथ मारपीट हुई है। चूंकि यह महिला सम्मान से जुड़ा मसला है, इसलिए इस मामले की सघन जांच होनी चाहिए और इससे अन्य लोगों को सबक मिल सकेगा। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाएं सुरक्षित रह सकेंगी। यह पहली बार नहीं जब अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में किसी के साथ मारपीट हुई। इससे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश ने यह आरोप लगाया था कि वो केजरीवाल और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। इसी तरह आम आदमी पार्टी की एक बैठक में केजरीवाल की मौजूदगी में ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव से भी मारपीट और धक्का मुक्की हुई थी। नई तरह की राजनीति का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी इस तरह की घटनाएं यही बताती हैं कि यह दल किस तरह भटक चुका है। केजरीवाल जिन राजनीतिक दलों का विरोध करते हुए राजनीति में सक्रिय हुए थे, आज उन्हीं के साथ हैं, या उनका राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। लेकिन यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए जमानत पर आए केजरीवाल को स्वाति मालीवाल प्रकरण भारी पड़ने वाला है। वह जहां भी जा रहे हैं उनसे इस मामले में सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके लिए इस सवालों का जवाब देना किसी तरह मुश्किल हो रहा है। इसका पता लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलता है। वह बुरी तरह असहज नजर आए और अपनी स्थिति के लिए वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। देखिए, जांच होने दीजिए, उसके बाद क्या होता है, क्या सामने आता है, ये देखने लायक होगा। समझ रहे हैं? सुव्यवस्थित यात्रा। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के आरंभिक चरण में श्रद्धालुओं का उत्साह प्रशासनिक तैयारियों पर भारी पड़ता दिख रहा है, और इससे एक बार फिर यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। यात्रा को नियंत्रित करने से के लिए ही आरंभ से घर
हर धाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई। यद्यपि इसका विरोध हुआ, क्योंकि ना पुरोहित ना ही पंडा समाज चाहता है कि यात्रा को नियंत्रित किया जाए। बाहर से आने वाले यात्री भी इस रोक के पक्ष में नहीं है। भारी भीड़ के कारण जब यात्रा नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब यात्रा के प्रबंधन के लिए सीधा सरकार के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा करना आसान भी है। और जिस तरह उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से यात्रा मार्ग और चारधाम में स्थिति बनी हुई, इससे साफ है कि सुचारू निर्विघ्न यात्रा के लिए इसे एक सीमा तक नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया, बावजूद इसके बिना पंजीकरण के हजारों यात्री बेरोक चारों धाम तक पहुंच रहे हैं। यहीं से अव्यवस्था शुरू होती है और धामों की धारणा क्षमता से अधिक यात्री यहाँ आ रहे हैं और ठहर भी रहे हैं। ईश्वर ना करे कि यदि ऐसी कोई आपदा आ गई तो फिर ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा। इस बात को प्रशासन समेत यात्रियों को भी गंभीरता से समझना होगा। और अब जाकर प्रदेश सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए। पंजीकरण वाले दिनों से पहले यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को परमिट निलंबित करने के निर्देश जारी किए। कहा जा रहा है कि पंजीकरण वाले दिनों के अलावा यात्रियों को निर्धारित समय तक रोका जाए। इसके लिए सभी चेक पोस्ट पर सख्ती बरतनी होगी। साथ ही प्रदेश सरकार को यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए और इसे बगैर दबाव में आए सख्ती से लागू करना चाहिए। अच्छी बात है। ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें। बताइए कब बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके, इसे डेट बताइए आप लोग। ये सवाल जो पूछता हूँ आप लोगों से बचाया करिएगा यार। आप लोग इतना तो गुजारिश सुन लिया करिएगा ना मेरी। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी लाइक्स, और आजकल आप देख रहे हैं यही सब चल रहा है। फोटो डालते हैं, फिर लोग देखते हैं कितने लाइक आए। अच्छा, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म आज तमाम लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है और इनकी लोकप्रियता और यूजर्स के एक्टिव होने की दर पिछले कुछ वर्षों में से निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया पर इन्फ्लुएंसर की बाढ़ आ गई है। इन सब के बीच बड़े पैमाने पर नकली फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और जिससे आम लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। पिछले दिनों इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक शोध में पाया कि धोखेबाज अपने फर्जी सामान को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर की लोकप्रियता और भरोसे का फायदा उठा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता नकली उत्पाद खरीद बैठते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय 16 से 60 साल की उम्र के लगभग 22% उपभोक्ताओं ने इन्फ्लुएंसर के द्वारा प्रमोट किए गए सामान खरीदे जो नकली थे। और सही बात है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां धांधली रोकने में नाकाम रही। और सच तो यह है कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग बहुत पैसा कमाते हैं और धांधली करने वाले ये लोग इन प्लेटफॉर्म पर खुलेआम विज्ञापन करते हैं। पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने कई सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल यूजर्स के लिए कि इंटरनेट मीडिया पेज को ट्रैक किया, जिनमें कई सारे फर्जी और पेड फॉलोअर्स भी देखने को मिले। वस्तुतः आज लोग अपना बहुत अधिक समय स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बिताते हैं। इनमें से ज्यादातर योगदान इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताए गए समय का होता है। ऐसे में अक्सर हम चाहे अनचाहे कोई ना कोई विज्ञापन भी देख ही लेते हैं। विज्ञापन में आप देखिए दिखाए गए उत्पादों को देखकर हाँ कभी कभी उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा होती है। और डिजिटल विज्ञापन का प्रारूप पूरी तरह से ऐसे ही पर टिका हुआ होता है। और जब हम विज्ञापन में किसी चहेते स्टार को देख लेते हैं तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों को खरीदने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के जरिए भी हम उत्पाद को खरीदने के लिए तत्पर होते हैं। और इस रिपोर्ट में इंटरनेट मीडिया नेटवर्क पर क्लिक, लाइक और कमेंट बेचने वाली कंपनियों की ओर फिर ध्यान खींचा है। सोशल नेटवर्क के सॉफ्टवेयर सबसे अधिक लोकप्रिय पोस्ट को प्राथमिकता देते हैं। इसे पैसा देकर जनरेट की गई गतिविधियों की प्रमुख स्थान मिलता है। हालांकि यह जैसे कि पैसे वाले लोग या कथित बड़े सेलिब्रिटी फेक फॉलोअर्स के खेल का बड़ा हिस्सा है। हम इंटरनेट मीडिया कंपनियों के नियमन के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और परंतु इस पर फेक फॉलोअर्स रोकने के लिए अब तक कुछ भी ठोस पहल नहीं हुई है। देखिए लेखक मेवाड़ यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया। और कई लोग नहीं आते हैं देखिए किताबों का आप देखिए प्रमोशन करवाने के लिए। कई लोग कहते हैं कोचिंग का प्रमोशन कर दीजिए। कई लोग आप देखते हैं कि किसी सट्टे वाले ऐप का कोई कुछ का कहते रहते हैं, मुझसे भी कहते रहते हैं कि इसका। मैं बोलता अरे छोड़िए। और ये लोग पैसा भी अच्छा देते हैं, ये बात भी जान लीजिए। कोचिंग वाले कहते हैं हमारी कोचिंग का नाम ले लीजिए। ये आप देखेंगे कि टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना अपना, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मिलावट से छिजता जीवन का अधिकार, और सबसे ज्यादा नुकसान भी मिलावटी सामान से हो रहा है स्वास्थ्य के लिए। इस तरह के आर्टिकल पढ़ा करिएगा, एडिटोरियल।
हाल ही में जारी किए गए आहार संबंधी दिशा निर्देशों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधी दावे उपभोक्ताओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें इस बात पर राजी करने के लिए किए जा रहे हैं कि यह उत्पाद सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आईसीएमआर के तहत काम करने वाले हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा भारतीयों के लिए जारी आहार संबंधी दिशा निर्देश में कहा गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के कड़े नियम हैं, लेकिन लेबल पर लिखे सूचना भ्रामक हो सकते हैं। और अभी आप देखिए आईसीएमआर ने ये भी तो कहा है कि 56% से ज्यादा लोग या 56% लोग अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, स्वस्थ खाना नहीं खा रहे हैं। आप देखिए कुछ भी खा ले रहे हैं, उसके कारण बीमार हैं। और जिस तरह वायु में प्रदूषण की वजह से वह जहरीली हो रही है और उसी प्रकार लालच और मुनाफाखोरी के कारण समूचा खाद्य पदार्थ भी जहरीला हो गया है। और फिर चाहे उसके कितना भी शुद्ध अथवा हर्बल होने का दावा कोई क्यों ना करे। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 56.4% बीमारियां गलत खान पान की वजह से होती हैं। शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय आईसीएमआर ने इस संबंध में चेताते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को सामग्री खरीदते समय उस पर लिखी जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि आप कोई पैकेट बंद खाद्य सामग्री खरीदते रहें तो सावधानी से ध्यानपूर्वक पढ़कर ही उस पर विश्वास करें। केवल उसके लेवल पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह भ्रामक भी हो सकता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कहा जाए तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के लिए हो सकते हैं। और शुगर फ्री होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि डिब्बाबंद फलों के रस में फल का केवल 10% तक ही हो सकता है। एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कुछ उदाहरण देते हुए बताया कि किसी खाद्य पदार्थ को तभी प्राकृतिक कहा जा सकता है जब उसमें कोई रंग और स्वाद या कृत्रिम पदार्थ नहीं मिलाया गया हो, वह न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरा हो। प्राकृतिक शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है या किसी मिश्रण में या दो प्राकृतिक सामग्री की पहचान के लिए निर्माताओं द्वारा अक्सर उपयोग किया जाता है और यह भ्रामक हो सकता है। लोगों को सभी जानकारी के बारे में सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए, फिर निर्णय करना चाहिए कि अमूमन अमुक सामान लेना है या नहीं लेना है। अंतर कर पाना भी मुश्किल है और आजकल आप देखिए हर कुछ पैकेट बंद मिल रहा है, डिब्बा बंद मिल रहा है। खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट इतनी चतुराई से की जाती है कि उपभोक्ता के लिए मूल खाद्य पदार्थ तथा मिलावटी खाद्य पदार्थ में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। मिलावटी आहार का उपयोग करने से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकार उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। खाद्य अपमिश्रण से आंखों की रोशनी जाना और हृदय संबंधी रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के रोग और पक्षाघात एवं कैंसर जैसे रोगों को हो सकते हैं। अनेक स्वार्थी उत्पादक और व्यापारी कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते अवयवों की मिलावट करते हैं। आपने देखा होगा घी में जो हम लोग खरीदते हैं वो डालडा मिला देते हैं, सोयाबीन का तेल मिला देते हैं, गजब। और जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी डालते हैं। सवाल यह है कि आज आखिर ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट नहीं हो रही है। दूध, बेसन, घी, पनीर, खोया, दवाई, आटा, चावल, दालें आदि तमाम खाद्य पदार्थ मिलावट की चपेट में है। और आप देखेंगे यहाँ तक कि पानी में भी मिलावट है। मिलावट का ही असर है कि आज हम कम उम्र में लोगों को बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं। खाद्य पदार्थों में ले रंग रसायनों के कारण कभी कभी लकवा तक हो जाता है। कोख में पल रहे बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मिलावट का सबसे घातक प्रभाव कोशिकाओं, गुणसूत्रों, जीन पर तक पर होता है। इससे आने वाली संतानें मानसिक और शारीरिक दृष्टि में अपंग हो जाते हैं। कैंसर भी होता है मिलावटी, ये भी आपने सुना होगा। चिंता की बात है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर खाने पीने की चीजों की निगरानी की जिम्मेदारी है, वे केवल कुछ दिखावटी अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। कुछ स्थानों पर आप देखिए छापेमारी होती है और कुछ जगहों पर नमूने भरे जाते हैं। होता यह है होना तो यह चाहिए कि शासन प्रशासन ऐसे ठोस कदम उठाए कि कोई मिलावट करने का दुस्साहस ही नहीं कर सके। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति यह बात अच्छी तरह से जान समझ रहा है कि वह जिस खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है वह मिलावट से अछूती नहीं है। ऐसे में खाद्य पदार्थ में मिलावट की सूचनाओं को हवा मिलने के बाद स्वास्थ्य के प्रति हो रहे इस खिलवाड़ के प्रति एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। सेहत के साथ खिलवाड़ तो एक तरह खाद्य पदार्थों की कीमतें देश भर में महंगी हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनमें मिलावट भी की जा रही है। पूरी कीमत चुकाने के बाद भी लोगों को शुद्ध चीज नहीं मिल रही। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी जूझना पड़ रहा है। गंभीर बात यह है कि बाजार में बड़ी संख्या में मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं और इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को भी है और बावजूद
और इसके उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कारोबारियों को अधिक रुपए कमाने का जुनून सवार है। मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ बाजार में बेचकर ये लोग आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ का सामान हो या फिर मसाले से लेकर हरी सब्जी में मिलावट स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। डॉक्टरों का कहना है कि मिलावटी चीजें खाने से गंभीर बीमारियां होने की आशंका बनी है रहती। इन दिनों फलों और सब्जियों को तरह तरह के केमिकल का उपयोग कर तैयार किया जा रहा है। नियमित जांच तो इस संदर्भ में चिंताजनक ये है कि स्वास्थ्य विभाग की जांच रस्म अदायगी तक ही सीमित है। ऐसी दशा में मिलावटी खोरी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसे सख्ती से लागू करने को प्रभावी ढांचा बने। खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच के लिए जो प्रयोगशाला बनी है उसकी कार्यशैली में सुधार किया जाए। नियमित तौर पर आप देखिए बाजार से नमूने लिए जाएं और खामी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। यदि सरकार यह संदेश देने में सफल रहती है कि मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो इन पर शिकंजा कसेगा। इन पर अंकुश लगाने के प्रति सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी होगी। केवल कानून बनाने से मिलावट पर अंकुश नहीं लगने वाला है, यह बात नीति निर्धारकों को समझ लेनी चाहिए। और आप देखिए मिलावटी का या फिर नकली खाद्य पदार्थ, दवाएं आदि बेचने वाले लोगों को की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाने, उन्हें बीमार करने का काम जानबूझकर कर रहे हैं। चूंकि उनके खिलाफ कभी कठोर कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसका बड़ा कारण यह है कि अभी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को 6 महीने तक की सजा और नाममात्र के जुर्माने का ही प्रावधान है। लिहाजा इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिए कि इन्हें और कड़ी सजा दी जाए ताकि मिलावट को रोका जा सके। अब आप देखिए किस तरह से मिलावट हो रहा है, ये आपको मालूम चल गया। इससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो मालूम चल गया। और आप देखिए इन पर क्या प्रभाव, मतलब इनके लिए क्या समाधान हो सकता है वो मालूम चल गया। यही तो चाहिए आपको, और यहीं से तो आंसर राइटिंग लिखने में आपको समझदारी होगी। ये आप देखिए खाद्य सुरक्षा मानक कानून में कड़े प्रावधान। तो यदि यह कैसी अजीब स्थिति है कि हम जिन उत्पादों को दशकों से सेहत के लिए वरदान मानते रहे, अब यह राजफास हुआ कि वे तो सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार ने एक आयुर्वेदिक कंपनी के कई उत्पादों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से भ्रामक प्रचार मामले में इस कंपनी के कुछ उत्पादों के संदर्भ में यह कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल न्यायिक जिम्मेदारी का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने हाल ही में जिस तरह देश की बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी के कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई उसे पूरे देश ने देखा। न्यायालय ने इसमें याचिका दायर करने वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी नहीं बख्शा। बहरहाल सवाल यह है कि भारत में खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली एजेंसियां क्यों चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। ये एजेंसियां स्वयं पहल करते हुए या तथाकथित विदेशी सेहत बढ़ाने वाले उत्पादों और स्वदेशी आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता की पड़ताल क्यों नहीं करती हैं। यदि बच्चों को दिए जाने वाले कथित पेय पदार्थों में वास्तव में नुकसानदायक पदार्थ मौजूद हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी जांच क्यों नहीं करती। उल्लेखनीय खाद्य उत्पाद विनियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2006 की खाद्य सुरक्षा मानक कानून के कड़े प्रावधान की संस्तुति की थी। सिंगापुर के सेल्स फॉर फूड एक्ट कानून की तर्ज पर भारत में भी एक कानून बनाया गया जो मिलावट को गंभीर अपराध मानता है। फूड इंस्पेक्टरों का दायित्व है कि वे बाजार में समय समय पर सैंपल एकत्रित करें और जांच करवाएं, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह कितना हो पाता है इसे सब जानते हैं। आजकल हालत यह है कि बाजारों में घोर अस्वास्थ्यकर माहौल में खाद्य सामग्रियां बेची जा रही हैं। दुष्परिणाम स्वरूप देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने का काम करने वाली तमाम सरकारी एजेंसियों की दशा कितनी दयनीय है और वहां कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि शुद्ध खाद्य पदार्थ हासिल करना हमारे मौलिक अधिकार हैं और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इसे उपलब्ध कराने में बरती जा रही कोताही को सख्ती से ले, अन्यथा देश के नागरिकों के जीवन के अधिकार का सीधा हनन होगा और वे सब समय से पहले मिलावट युक्त खाद्य वस्तुओं को खाकर काल के गाल में समा जाएंगे। और फूड इंस्पेक्टर की आप लोग वैकेंसी भी देखते होंगे, नियुक्तियां भी होती हैं, लेकिन कितना इस सरकारी जो भी व्यवस्थाएं हैं ये कितनी कमजोर रहती हैं आप सभी जानते हैं। चुनावी चरना में तंज कसा जा रहा है, ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अतीत की धरोहर और प्रेरणा। इतिहास और संस्कृति से इतर कुछ संग्रहालय वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसे भी देख लीजिए। तो एक
संग्रहालय कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की कलाकृतियों एवं अन्य वस्तुओं के संग्रहण, संरक्षण और प्रदर्शन का विशिष्ट स्थान होता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन किया जाता है। संग्रहालय किसी समुदाय, राष्ट्र या सभ्यता के इतिहास और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य कार्य सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को इकट्ठा करना है, संरक्षित करना, शोध करना, उन्हें प्रदर्शित करना है। विज्ञान, प्रमाणित और विश्वसनीय ज्ञान के स्रोत के रूप में संग्रहालयों की लोकप्रियता सभी वर्ग के लोगों के बीच होती है। यह कला, इतिहास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ लोगों में जिज्ञासा एवं रचनात्मक शोध को बढ़ावा देने में भी सहायक है। ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजधानी कोलकाता में 1814 में स्थापित भारतीय संग्रहालय देश का पहला सार्वजनिक संग्रहालय था। आज देश में 1000 से भी अधिक संग्रहालय हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, हैदराबाद का सलार जंग और वाराणसी का सारनाथ देश के कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं। कला व इतिहास के संरक्षक हैं। देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में संग्रहालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये किसी भी देश व समाज को की गौरवपूर्ण सभ्यता और संस्कृति का प्रतिदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसमें विरासत को सजोने का अर्थ है उसके जीवन काल का विस्तार कर उसे समाज के साथ जोड़ना। यह प्रदर्शित वस्तुओं से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ बरसों पुरानी मूर्ति, चित्र, पांडुलिपि, सिक्के, अभिलेख, कपड़े आदि का सुरक्षित रूप में विधिवत प्रदर्शन किया जाता है। आमतौर पर किसी ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक केंद्र के नजदीक संग्रहालय का निर्माण किया जाता है और जिसमें वहां से प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण, प्रदर्शन किया जाता है। और मसलन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन निदेशक के निर्देश पर 1910 में सारनाथ में संग्रहालय का निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था। इसकी स्थापना का उद्देश्य सारनाथ के उत्खनन से प्राप्त बौद्धकालीन संपदा को शैक्षणिक एवं शोधपरक अध्ययन को बढ़ावा देना तथा इच्छुक लोगों के लिए प्रस्तुत करना था। और अशोक स्तंभ भी यही है, जिसे भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। ज्ञान व जानकारी विश्वसनीय स्रोत है। तो आप देखिए, संग्रहालय एक अनौपचारिक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इतिहास व संस्कृति से संवाद स्थापित करने का एक अनूठा माध्यम है। यहाँ समाहित ज्ञान देश में शिक्षा व अनुसंधान कार्य को दिशा देने में सहायक साबित होता है। ये वस्तुओं का संरक्षण कर उसकी प्राचीनता को सहेजते हैं, जिससे इतिहास को समझने में मदद मिलती है और इस तरह से इतिहास के संरक्षक और इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में सहायक है। एक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये बातें किताबों या फिर अनुपलब्धि स्रोतों में भी मिलती हैं और उन्हें यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। ये किसी स्थान की संस्कृति, परंपरा या फिर इतिहास के बारे में अधिक जानने के विश्वसनीय स्रोत होते हैं। जाहिर है कि संग्रहालय विस्तृत ज्ञान का संग्रह करते हैं और ये समुदाय के बीच ज्ञान का संचार करते हैं और इस तरह आप देखिए पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने में सहायक है और यह प्रदर्शन कलाकृतियों प्रेरक होती हैं और हमारी सृजनात्मकता को भी बढ़ाती हैं। संग्रहालय में सांस्कृतिक व वैज्ञानिक मध्यस्थता और संवाद के लिए महत्वपूर्ण स्थान के रूप में तो कार्य करते ही हैं। ये आर्थिक रूप से भी काफी मूल्यवान है। संग्रहालय का स्थानीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार पैदा करते हैं। इस तरह परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट के साथ साथ अनौपचारिक रूप से जुड़े अनगिनत लोग रोजगार से जुड़ते हैं। चुनौतियां क्या हैं? तो देश के कई संग्रहालयों में अनेक पद रिक्त हैं। वहीं कई संग्रहालय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही इनमें वस्तुओं को सजोए रखना भी चुनौती है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेट के जमाने में आज कई संग्रहालय के अंदर की तस्वीरें और वीडियो आज इंटरनेट मीडिया पर मौजूद हैं और जिन्हें देखकर संग्रहालय जानने के प्रति लोगों में उत्सुकता कम भी हो जाती है। और संग्रहालय जीवंत कैनवास की तरह होते हैं। इनकी अच्छी स्थिति में होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये गौरवपूर्ण सभ्यता, संस्कृति का संरक्षण करते हैं और अतः इनके संरक्षण के निमित्त हर एक स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप देखें, ये थे दैनिक जागरण की जो संपादकीय पार्ट है ना, उसकी कहानी। ये जनसत्ता का एक एडिटोरियल बड़ा अच्छा लिखा जाता है, इसे देख लीजिए। झुलसते शहरों में बढ़ती दुश्वारियां। जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है ना, आग लगने की घटनाएं भी हो रही हैं और तापमान के एक नहीं कई नुकसान हैं। समझ रहे हैं? कुछ वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि बढ़ते तापमान के साथ सीजनल एफेक्टिव डिसऑर्डर की स्थिति बनती है और इससे लोगों के दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर में तेजी से बदलाव आते हैं। ये परिवर्तन लोगों को आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम बढ़ाने को प्रेरित करते हैं
और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो आजकल आप देख रहे हैं कि कुत्ते हिंसक हो जा रहे हैं, किसी को भी काट ले रहे हैं, अजीब अजीब घटनाएं आ रही हैं। इसके लिए भी तापमान कह रहे हैं कि एक तरह से बढ़ता हुआ उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कुत्ते भी बड़े हिंसक हो जा रहे हैं तापमान की वजह से। वर्ष 2018 में अमेरिकी विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने गर्म मौसम और बढ़ता आत्महत्या दर के बीच एक मजबूत मजबूत संबंध चिन्हित किया था। स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री मार्शल वर्क के नेतृत्व में हुए अध्ययन में दावा किया गया था कि 2050 तक अनुमानित तापमान वृद्धि से संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में अतिरिक्त 21,000 आत्महत्याएं हो सकती हैं। गर्म लो उमस किस तरह जानलेवा बन गई है, इसके उदाहरण पूरी दुनिया के शहरों में दिख रहे हैं। भारत में शहरों की को बेहतर बुनियादी ढांचे, शानदार जन सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। वहां रहने वाले लोग एक अच्छी जीवन शैली वाली जिंदगी की उम्मीद करते हैं, पर अब शहर ही दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और आबादी के बोझ से कराहते और सुविधाओं के नाम पर भयानक प्रदूषण झेलते शहरी बुनियादी ढांचे पर भीषण दबाव, महंगाई और कामकाज की जगहों से रिहाइश की बढ़ती दूरियों के कारण उनमें रहने वालों की सुविधाओं के बजाय दुविधा का केंद्र बन रहे हैं। इधर कुछ वर्षों में उन्हें एक नई समस्या से घेर लिया है और यह समस्या गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा गर्मी पड़ना है। इस समस्या को वैज्ञानिकों ने अर्बन हीट कहा है। इसे शहरी लू भी कहा जा रहा है। और इस शहरी लू पर नजर वर्ष 2018 में तब गई जब आप देखिए यूएस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने दुनिया के 44 शहरों में बढ़ते तापमान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और उस शोध रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के 6 महानगरों में पैदा होने वाली शहरी लू अर्बन हीट पर केंद्रित करते हुए बताया गया था कि वर्ष 1979 से 2005 के बीच जिस कोलकाता शहर में सालाना 16 दिन भयंकर लू चलती थी, अब वहां ऐसे दिनों की संख्या बढ़कर 44 तक हो गई है। शोध में दावा किया गया था कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों की करोड़ों की आबादी के सामने आने वाले वक्त में शहरी लू झेलने का खतरा 4 गुना बढ़ गया है और इसमें एक चेतावनी भी दी गई थी कि अब शहरियों को इस अर्बन हीट के साथ रहना और लगातार उसका खतरा सहना सीखना होगा। इधर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी पत्रिका डाउन टू अर्थ में एक विस्तृत रिपोर्ट में इस समस्या का खुलासा किया और इसमें सवाल उठाया गया कि कंक्रीट के जंगलों में बदलते हरियाली विहीन शहरों में आखिर इंसान कितनी अधिक गर्मी झेल सकता है। सवाल यह भी है कि आखिरी बड़े शहरों या महानगरों में ऐसा क्यों है, जो वहां प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली गर्मी या फिर आप देखेंगे लू के मुकाबले कई गुना ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है। इसका गंभीर पक्ष है और शहरी लू केवल मई जून में नहीं, घोर सर्दी में भी अपना असर दिखा सकती है। और अमेरिका जियोफिजिकल यूनियन के जियोफिजिकल रिसर्च लेटर जर्नल में एक शोध पत्र अर्बन हीट आइलैंड ओवर दिल्ली पंचेज होल्स इन वाइस स्पेड फाग इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स शीर्षक से आप देखते हैं कि शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। उसमें बताया गया था कि 2018 में देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 70 वर्षों के मुकाबले प्राकृतिक कोहरे का सबसे कम असर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पैदा हुए प्रदूषण और गर्मी से ने कोहरे में छेद कर दिए थे। सिर्फ दिल्ली नहीं, दुनिया भर के शहरों में शहरी प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरे की सघनता में भारी कमी आई है। आईआईटी मुंबई और देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज ने नासा के 70 वर्षों उपग्रह डेटा का विश्लेषण कर कोहरा छटने की प्रक्रिया को फाग हॉल की संज्ञा देते हुए बताया कि दिल्ली में जनवरी 2018 में 90 से ज्यादा फाग हॉल हो गए। और शोधकर्ताओं ने कहा कि शहरों की गर्मी कोहरे को जला रही है और जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरों का तापमान 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। अब देखिए शहरी क्षेत्र में जो गर्मी बढ़ने के कारण है, यही तो नोट कर लेना है आप लोगों को। और जब लिखने के लिए आए आंसर राइटिंग निबंध, तो वहां लिख सकते हैं आप लोग। नासा की बात हुई तो नासा के बारे में बता देता हूँ। एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बताया गया कि शहरों में तेजी से हो रहे हर किस्म के निर्माण कार्यों में बढ़ रहे शहरीकरण, हरित पट्टी में तेज गिरावट और कंक्रीट से तैयार हो रही संरचनाओं के कारण जमीन के अंदर की गर्मी सतह पर या सतह के करीब फंसकर रह जाती है। आज की सच्चाई यही है कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के 23 शहरों की करीब 15 करोड़ आबादी की जरूरतों के मद्देनजर हुए शहरीकरण ने शहरों को एक हीट
और गैस चैम्बर में बदल डाला है। और ये मौसम की अतियों का कारण बन रहे हैं। ये शहर क्यों ऐसे बन गए, इसकी कुछ स्पष्ट वजह हैं। जैसे आप देखिए, कम जगह में ऊंची इमारतों का अधिक संख्या में बनना और उन्हें ठंडा, जगमगाता और साफ सुथरा रखने के लिए बिजली का दंड इस्तेमाल करना, चाहे घर हो या फिर दफ्तर, मौसम से लड़ने के लिए उन्हें वातानुकूल बनाना और आने जाने के लिए कारों का आदि का बढ़ता इस्तेमाल। अगर किसी शहर में एक वक्त में लाखों करोड़ों एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज चल रहे हों, पेट्रोल डीजल में चलने वाली लाखों कारें ग्रीन हाउस धुएं के साथ गर्मी भी वातावरण में घुल रही हो, तो शहरों में नकली रूप से पैदा होने वाली इस लू की संहार क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि इस शहरी लू से कैसे निपटा जाए। अभी तक आप देखिए, सामान्य मौसमी बदलाव से मुकाबला के लिए जो साधन उपाय आजमाए जा रहे हैं, उनमें कोई फेरबदल लाए बगैर संभव नहीं है कि हम शहरी लू का मुकाबला कर पाए। जाहिर है कि इसके लिए शहरीकरण की योजनाओं के बारे में नए सिरे से कोई सोच बनानी होगी। अभी तो हमारे योजनाकार देश की आबादी की बढ़ती जरूरतों और गांवों से पलायन कर रही शहरों की ओर आती आबादी के मद्देनजर आवास समस्या का ही समाधान खोज रहे हैं। और उनसे उनके सामने शहरों की आबो हवा को बिगाड़ने वाली चीजों का कोई खाका ही मौजूद नहीं है। कुछ भारतीय योजनाकारों के मत में कंक्रीट की ऊंची इमारतों के बल पर होने वाले शहरीकरण असल में भारत के विकास के गांधीवादी नजरिए से को आघात लगाता है। वास्तुकार एजी के मेनन ने इस बारे में कहा था कि अच्छा हो कि हम भावी शहरों के निर्माण के मामले में विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी मुल्कों की नकल न करें और अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं। अगर ऐसा होगा तभी हम शहरी लू और इसी किस्म की अन्य शहरी त्रासदियों का कुछ मुकाबला कर पाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई भी सुझाव है, आपका सवाल है, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।